नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के हंगामे की। महाराष्ट्र में परमबीर सिंह के लेटर बम के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने ये मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। शिवसेना और कांग्रेस ने इसे महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिश बताया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उछला। जमकर नारेबाजी हुई। राज्यसभा में कार्रवाई घंटे भर तक स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट पर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद इस मसले पर करीब आधे घंटे तक हंगामा करते रहे। हंगामे के दौरान बीजेपी सांसदों ने महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्तगी की भी मांग की, लेकिन राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ने किसी भी बीजेपी नेता को औपचारिक तौर पर इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी। ये जो महाराष्ट्र के गृह लोकसभा में भी बीजेपी शिवसेना और एनसीपी को घेरने में लगी रही। अनिल देशमुख ने ऐसी कोई बात बताई है कि जिसके कारण एनसीपी सुप्रीमो और उसकी पार्टी अब उनका इस्तीफा लेने से परहेज कर रही है। हम यही जानना चाहते हैं कि ये बात कौन सी है। ऐसी कौन सी बात आ पड़ी कि 2 दिन पहले तक अनिल देशमुख के इस्तीफे के ऊपर चर्चा हो रही है, मीटिंगें हो रही है और अब एनसीपी के मुखिया ये कहते हैं कि इस्तीफा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अनिल देशमुख के पास ऐसा कोई राज है। जो राज परमबीर सिंह ने उगला कि 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात जब उनको ट्रांसफर किया गया तब की गई, तो शायद अनिल देशमुख को इस्तीफा देने के बाद वो भी ऐसी कोई राज की बात करेंगे, ऐसी शरद पवार जी को शंका है। इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए। इसके लिए कई कपट नीति, राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। सभापति महोदय, तोड़ना चाहते हैं वहाँ पे सरकार, आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त यह संदेश दिया जा रहा है कि कहीं भी विपक्ष की सरकार बने तो उसे चलने नहीं दिया जाएगा। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के सिस्टम के ऊपर आप शक करके क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? भी सारा आज तक जो भी स्टेट में गवर्नमेंट्स चलती रही हैं वो हर गलत चलती रही हैं। क्या उन्हें नहीं पता सरकार क्या होती है, क्या गवर्नमेंट होती है? ये मैसेज क्लियर अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन देने की लोगों को सामने है। भी अगर कोई सरकार और बनेगी तो दिल्ली की एजेंसियों से चलने नहीं देगी। इसलिए पहले बीजेपी की सरकार चुनो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप अपनी बात करें। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि जानबूझकर महाराष्ट्र के मुद्दे पर ज्यादातर सत्ता पक्ष के सांसदों को ही बोलने का मौका दिया गया। आई जस्ट वांट टू फ्लैग दैट इट्स अ ब्लैक डे, एवरीबडी डजंट स्टे इन दिस साइड। सो जब कभी भी बारी आएगी तो ये प्रेसिडेंट ना पड़े इस देश में कि कोई सत्ता लाइफ में तो नहीं होता, कभी इस पार कभी उस पार। तो ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कि 8 लोग एक ही विषय पे 0 आवर पे जिनका नाम नहीं था, मैंने चेक भी की, एक भी का नाम 0 आवर में नहीं था। इट्स अप टू द स्पीकर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्पीकर। बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई जैसी एजेंसियां ही करे। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमबीर सिंह की चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बन गई है। अनिल देशमुख को लेकर उसे जल्दी कोई फैसला करना होगा, वरना उसका संकट बढ़ता ही रहेगा। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इसी दौरान मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया जाए। परमबीर सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह के कठोर कदम उठाने से रोका जाए। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी परमबीर सिंह की पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक परमबीर सिंह की याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं इस पर और जानकारी के लिए, हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज। आशीष, इस पर अब परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, खबर है कि 26 को इस पर सुनवाई होगी। ये भी जानकारी मिली आपने दी है कि मुकुल रोहतगी पैरवी करेंगे, पर क्या ऑप्शंस और क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर इनके लिए, परमबीर सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर क्या होना है आगे? जी देखिए, जानकारी मिल रही है कि 26 तारीख, क्योंकि शुक्रवार है, 3 दिन बीच में हैं,
और ये जानकारी मिली है कि मुकुल रोहतगी कल सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े के सामने इस केस को मेंशन करेंगे और कहेंगे कि जल्द सुनवाई इस मामले की होनी चाहिए। ज़्यादा लंबा वक्त अगर दिया गया तो ऐसे में सबूत जो हैं वो नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि बार बार पिटीशन में यही कहा गया है कि जो अनिल देशमुख हैं वो गृह मंत्री हैं प्रदेश के, और वो सबूतों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जांच को कर रहे हैं, सबूत नष्ट हो सकते हैं, इसलिए तुरंत ये कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई को जांच दी जानी चाहिए, उनके घर की सीसीटीवी फुटेज उसको सीज किया जाए, ये तमाम बातें रखी गई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अहम दिन होगा। कल सुबह ये पता चल जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे पहले सुन रहा है या कब इस मामले की सुनवाई होगी। तो यहाँ पर काफ़ी अहम मुद्दा पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट हालांकि बाईपास हुआ है, लेकिन उसके लिए परमबीर कह रहे हैं कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि कंसेंट नहीं है, वापस ले ली गई है सीबीआई जांच की राज्य के द्वारा, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं सीधे जनहित का मामला लेकर। तो काफ़ी अहम इस मुद्दे पर इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ एक सीबीआई जांच नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनका तबादला किया गया है वो भी गैरकानूनी था और मनमाना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले कहते हैं कि कम से कम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, कार्यकाल होना चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए हैं गृह मंत्री के ऊपर, तो जवाबी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है, कठोर कदम उठाया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनको सुरक्षा भी दे, संरक्षण भी दे। तो कई बड़े मुद्दे यहाँ पर हो गए हैं और अब काफ़ी अहम ये इसलिए भी कही जाएगी ये मामले को, क्योंकि एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं जो एक बड़े ओहदे पर रहे हैं, एक प्रमुख भूमिकाओं में रहे हैं, और अब एक तरीके से वो अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और उन्होंने याचिका में ये भी बताया कि किस तरीके से छोटे स्तर के अधिकारियों से डायरेक्ट मिलते थे होम मिनिस्टर, और ये जो है प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है और ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने वो सब व्हाट्सएप चैट और जितने भी जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें डाली थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डाली। जी शुक्रिया आपका आशीष। और अब ये बात साफ हो गई है कि जिस समय अनिल देशमुख पर आरोप लगा वो नागपुर में थे। ऐसा शरद पवार ने कहा है कि जिस समय की ये बात है उस समय वो नागपुर में थे, ऐसे में इस्तीफे का सवाल जो है वो ठीक नहीं है, सरकार के ऊपर इसका कुछ असर नहीं होगा। ये शरद पवार ने बताया है कि उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट देखे हैं और वो इस बात पर पूरी तरह से इस बात को लेकर विश्वास है कि जिस समय को लेकर ये आरोप लगे हैं, जो एलिगेशन है, उस समय अनिल देशमुख नागपुर में हॉस्पिटल में थे। जांच की बात सीएम साहब को तय करना है। मेरा जो है वो एटीएस पर भरोसा है, ये शरद पवार ने कहा है कि उसमें सच्चाई सामने निकलेगी। जो गाड़ी मिली है वो मुख्य मुद्दा है, जांच डाइवर्ट करने की कुछ आशंका या कुछ कोशिश लग रही है। बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही, सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the TV programs, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur. शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनिल देशमुख भी मीडिया के सामने आए और कहा कि 5 से 27 फरवरी के बीच वो हॉस्पिटल में और होम क्वारंटीन में थे। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला।
इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि परमबीर और अनिल देशमुख दोनों सही नहीं हो सकते। उद्धव सरकार इनमें से एक के ऊपर कार्रवाई करे। शरद पवार साहब महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अगर परमवीर सिंह गलत है तो गृह मंत्रालय शरद पवार जी की पार्टी के पास है, वो परमवीर सिंह को डिसमिस करे और उनको तुरंत उसके सामने एफआईआर दर्ज करे। और पवार साहब उद्धव ठाकरे जी जिस सामना अखबार के मालिक है वो तो कह रहे परमवीर सिंह हीरो है। अगर उद्धव ठाकरे जी शिवसेना मानती है कि परमवीर सिंह सही है तो वो अनिल देशमुख को डिसमिस करे और उसके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करे। भारतीय जनता पार्टी की मांग है ये दोनों मिलकर महीने के 100 करोड़ जो महाराष्ट्र की जनता से वसूली की है वो 1500 करोड़ वापस दे, उसका हिसाब दे। सुनील हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, जो बातें अब तक सामने आई हैं उससे किस तरह की चीजें बिल्कुल पुष्ट रूप से सामने अब आती हैं? जो एक्सटॉर्शन की बात हो रही है, बीजेपी के नेता जैसे किरीट सोमैया ने भी अभी कहा कि ये दोनों लोग सही नहीं हो सकते, परमबीर और अनिल देशमुख, इन दोनों की बात अगर की जाए तो उसमें से कोई तो सही और कोई एक गलत है। तो अब तक जो जांच की बात है और जो बातें सामने आई हैं उसमें से क्या चीजें बिल्कुल अब स्पष्ट तौर पर हैं कि ऐसा हुआ होगा? देखिए, आप बीजेपी की बात करें, शिवसेना की बात करें या एनसीपी की बात करें, यहाँ पर जो भी अपना पक्ष रख रहा है उसका एक अपना एजेंडा है, अपनी एक जरूरत है और उसी लिहाज से वो चीज़ों को देखते हैं और वैसे बयानबाजी करते हैं। आप बात करें कि अनिल देशमुख और परमबीर सिंह में दोनों सही नहीं हो सकते या दोनों गलत नहीं हो या एक ही सही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दोनों ही गलत हों, क्योंकि जिस तरह से सचिन वजह के ऊपर पूरा मामला फंसा हुआ है और वो सचिन वजह एक आतंकी साजिश को प्लांट करने के आरोप में गिरफ्तार हैं, वो सीधे सीधे परमबीर सिंह को भी रिपोर्ट करते थे और परमबीर सिंह के माने तो वो सचिन वजह गृहमंत्री अनिल देशमुख के पास भी जाया करते थे। उसमें जो पत्र है ये जरूर है कि फरवरी महीने में अनिल देशमुख पहले कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर वो क्वारंटीन रहे, लेकिन सिर्फ एक बार मिड फरवरी का इस्तेमाल है, बाकी फरवरी एंड है और उसके पहले की भी बात है। और वो संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल की बात लोग भूल जा रहे हैं, जिनको कि 4 मार्च की मिलने की बात उनके पत्र में संलग्न की गई है एसएमएस चैटिंग में, तो वो एक बना हुआ है। तो संदेह का जो घेरा है वो परमबीर सिंह पे भी है क्योंकि सचिन वजह से वो भी कनेक्टेड थे, और संदेह का घेरा अनिल देशमुख पर भी बना हुआ है क्योंकि सचिन वजह को वहां पे बुलाने का उनका आरोप है। और इतनी बड़ी जब साजिश हुई, जब इसका भंडाफोड़ हुआ, तब भी अनिल देशमुख भी कहीं विधानसभा में सचिन वजह को बचाते हुए दिखे थे शिवसेना की तरह। रही बात इन सब बयानबाजी के बीच, अब जो फैसला लेने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है, उद्धव ठाकरे पे। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने से जो सबसे बड़ी मुसीबत वो ये है कि या तो वो अपनी साख बचाएं या तो सरकार बचाएं। अब उसमें उन्हें तय करना है जो वो तय नहीं करना पा रहे हैं, इसीलिए सारी हलचल दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, महाराष्ट्र में नहीं, जहां तक ये मसला है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो तमाम हलचल है आज यहाँ पर नजर आई, दोनों सदनों में इसके ऊपर जो हंगामा हुआ हम सबने देखा। धन्यवाद आपका सुनील। इसके ऊपर काफी पॉलिटिकल खींचतान जो है वो चल रही है और जैसा सुनील ने कहा कि जिसकी बात आप सुने उन सब का कुछ ना कुछ एजेंडा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, और इसके ऊपर से एक एक करके पर्दे जो हैं वो अभी भी उठ रहे हैं। इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे बताएंगे लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामले पर महाराष्ट्र की क्या तैयारी है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है। बिल में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की राय जरूरी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। आपके और कई सारे विपक्षी दल के नेता के विरोध करने के बावजूद जो है दिल्ली को लेकर नया बिल पास हो गया लोकसभा से। देखो, लोकसभा में इनका बहुमत है
हालांकि विरोध किया और मॉरली इनका ये फर्ज बनता था कि इस बिल को वापस लेते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला बिल है, एक चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने वाला बिल है। और ये आज तो यहाँ की बारी है, कल किसी की और भी बारी आ सकती है। इनका ये कहना है कि दिल्ली की बात अलग है और जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, वो बात अलग है। यह केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है, और आपके एलजी से परमिशन लेने में क्या एतराज है? दिल्ली की बात इसलिए अलग है क्योंकि 3 बार हार गई बीजेपी यहाँ पर, तो इसीलिए अलग है। अब इनको ये बौखलाहट है कि विपक्ष में नहीं बैठना हमने, हम बैकडोर से, चोर दरवाजे से सत्ता पर कब्जा करेंगे। तो ये बहुत ही दिल्ली के लाखों लोग जिन्होंने वोट डाला उनका अपमान किया है उन्होंने, और राज्यसभा में भी हम विरोध जारी रखेंगे। ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे कई सारे मुद्दों को लेकर कंफ्यूजन होता था। दिल्ली के लोगों ने कब ये मांग की थी कि ये बिल लेके आओ? किसानों ने कब मांग की थी कानूनी बिल लेके आओ? व्यापारियों ने कब मांग की थी कि जीएसटी लेके आओ? लोगों ने, देश के लोगों ने कब मांग की थी कि नोटबंदी कर दो? तो ये तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही तरीके से दिल्ली जो है देश चला रहे हैं। अभी दिल्ली की बारी है, तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या रणनीति? राज्यसभा में हम विरोध करने वाले हैं और सभी पार्टियों से बात करेंगे कि ऐसा बिल वापस होना चाहिए जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए घातक हो और देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो। ऐसा बिल वापस तो कर रहे, लोकतंत्र के बचाने की बात कर रहे हैं, प्रजातंत्र के बचाने की बात कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री। कहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? कहाँ बचा लिया लोकतंत्र इन्होंने? क्या कर्नाटका में वोट डाला था बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए? नहीं, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में वोट डाला था बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए? नहीं, क्योंकि बीजेपी की, फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट। जहाँ चुनाव से नहीं जीतते वहाँ उपचुनाव से जीत जाते हैं। राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगाकर मुख्यमंत्री पद की ओथ दिलवा देते हैं। तो ये लोकतंत्र है क्या? इसको लोकतंत्र कहते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और राज्यों के अधिकारों को छीनने वाला ये बिल है। और ये मोदी साहब बिल्कुल तानाशाह तरीके से पूरे देश को चला रहे हैं। साथ में उनके गृह मंत्री हैं, और दोनों ही हैं, बीजेपी में भी 2 ही हैं। यहाँ बीजेपी में भी डेमोक्रेसी नहीं है, अपने पार्टी में तो डेमोक्रेसी ले आओ। ये थे भगवंत मान, जिनका ये कहना है ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बिल के जरिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कोविड वैक्सीन की। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये चिट्ठी लिखी है कि इसमें कहा गया है सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए कोरोना के टीके कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 से 8 हफ्ते के बीच दें। हालांकि केंद्र ने साथ में ये भी कहा है कि अगर दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पर दी जाती है तो ये ज़्यादा असरदार होगी। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के सुझाव के बाद राज्यों को ये चिट्ठी भेजी गई है। पहले 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर सेकेंड डोज देने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है। 4 से 6 की जगह 4 से 8 हफ्ते की ये बात कही गई है। हमारे साथ परिमल मौजूद है, हमारे सहयोगी। परिमल, ये जो चिट्ठी लिखकर अब बात सामने आई है कि जो अंतराल है 2 डोजेस वैक्सीन की उसको बढ़ाया जाए, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी क्या वैक्सीन की? इसके पीछे क्या तर्क है और क्या इसके बारे में डिटेल्स पता हैं? देखिए, दरअसल नगमा, शुरुआत से हमने देखा कि महामारी भी नई है और इलाज भी नया है। तो उस हिसाब से शुरू में भी हमने देखा कि साल भर पुरानी बीमारी है एक तरीके से, और समय समय पे कई चीज़ों में बदलाव किया गया है, चाहे वो क्वारंटीन वाली बात हो, चाहे आइसोलेशन की बात हो, होम आइसोलेशन की बात हो। उसी तरीके से 2 जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो गठित है, एंटागी और नेकवैक। उसके रिकमेंडेशन के बाद ये बदलाव करने का निर्णय लिया गया है, और इसके पीछे दलील ये दी गई है कि ये ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा अगर 6 से 8 हफ्तों के बीच में दूसरी डोज कोविशील्ड की ली जाती है तो। लेकिन ये मान्यता रखी गई है, ये बदलाव करने के बाद भी ये रखा गया है कि 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में ये दूसरी डोज ली जा सकती है। लेकिन फिर एक बार जोर डालना चाहूँगा कि उस रिलीज में भी ये जोर डाला है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि 6 से 8 हफ्तों के बीच में अगर दिया गया तो वो प्रभावी ज़्यादा होगा, लेकिन 8 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। और ये जो कोशिश की गई है वो सीधे तमाम राज्यों को बता दी गई है। इमीडिएट इफेक्ट यानी तुरंत इसको लागू किया जा सकता है, इसको प्रभावी बनाया जा सकता है, इस बात को लेकर भी चीज़ें कही गई है। तो ये बदलाव जो है अपने आप में समय के साथ एक तरीके से सीख आप ले रहे हैं कि बीमारी नहीं है तो कैसे उसका बेहतर इलाज होगा। और लैंसेट की एक रिपोर्ट भी थी करीब हफ्ते 10 दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि कोविशील्ड यानी एस्ट्राजेनेका जो दूसरे देशों में चल रही है, अगर 12 हफ्ते बाद लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा इफिकेसी है, ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है। तो
तो ये भी तमाम चीज़ें हैं। तो समय दर समय हो सकता है, मुमकिन है कि आने वाले वक्त में और कुछ बदलाव हो, लेकिन फिलहाल ये जो 2 कमेटी गठित है वो कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया है कि 6 से 8 हफ्ते में ये ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर उस बीच में दिया जाता है तो असरदार ज़्यादा वक्त तक ये रहेगा। सही कहा आपने परिमल की, ये बीमारी नहीं है, दवाएं नहीं है, इसलिए इस पर लगातार काम चल रहा है और नई बातें सामने आ रही हैं। और उसमें एक बात ये सामने आई है कि पहले जो अंतराल था 2 डोजेज वैक्सीन की 2 डोजेज में, उसको अब बढ़ाया गया है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि एक दिन में देश भर के 65% कोरोना के मामले और 46% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। नांदेड़ जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी मुंबई में लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन कोरोना के सबसे ज्यादा मामले रविवार के दिन सामने आए हैं। हालात को देखते हुए शहर में कोरोना मरीजों के लिए अब अस्पताल में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। सियासी मुसीबत के बीच महाराष्ट्र में कोरोना का कहर भी रोज नई रफ्तार पकड़ रहा है। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 3,775 मामले आए हैं। ये एक दिन में अधिकतम मामलों का रिकॉर्ड है। पूरे देश में एक दिन में करीब 47,000 कोविड मामले आए। इनमें से 30,535 मामले महाराष्ट्र के हैं, यानी कि करीब 65%, जबकि राज्य में कोविड से 99 मौतें हुई हैं, यानी 46% मौतें महाराष्ट्र से हैं। 16 मार्च से 21 मार्च के बीच 5 सबसे प्रभावित जिले ये रहे। पुणे में 25,807 मामले आए, नागपुर में 17,930, मुंबई में 15,078 मामले, तो नासिक में 6 दिनों में 10,817 और ठाणे में 10,516 मामले रिपोर्ट हुए। अब मुंबई में फिर से कोविड बेड बढ़ाए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 4,884 4884 बेड थे और उसमें से हमारे पास में 1068 बेड हमारे पास आईसीयू बेड थे। जो धीरे धीरे ये जनवरी फरवरी के पास केसेस कम हो गए थे, तो कम होकर के 50% हमारे पास बेड वो कम हो गए थे। बट अभी हमने वापस सब प्राइवेट हॉस्पिटल के 3 दिन पहले हमने जूम मीटिंग ली विद म्युनिसिपल कमिश्नर, और हमने उसमें उनको ये बोला है कि सारे हॉस्पिटल जो प्रीवियस अगस्त में या जुलाई में जो बेड कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी पे वापस ऑपरेट करना है, चालू करने हैं। 50% बेड कम हो गए थे, अभी उसमें से 75-80% बेड वापस ऑपरेशनल हो चुके हैं। बाकी कुछ हॉस्पिटल के टेक्निकल इश्यूज है उन्होंने नॉन कोविड में कन्वर्ट कर लिए थे, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट भी काफी आ रहे थे, तो उनको भी वो अगले 1-2 दिन के अंदर वापस कोविड बेड में चालू कर देंगे। मार्च की शुरुआत से अब तक कोविड केसों में 300% से भी ज्यादा का उछाल देख रहे नांदेड़ जिले में 24 मार्च से 11 दिनों तक 24 घंटों का कर्फ्यू लग रहा है। इधर लगातार तीसरे दिन पुणे ने 5,000 से ज्यादा नए कोविड मामले देखे हैं। नाइट कर्फ्यू और कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन बाजारों में भीड़ कायम है। इन्हें सुनकर लगता नहीं कि लोगों में अब महामारी का खौफ है। मार्केट रहेंगे तो गर्दी होगा ना। कोरोना की परिस्थिति है जैसी ही है, पहले भी वैसी ही थी, अभी भी ऐसी है। सब मास्क लगा रहे, हाथ धो रहे, सैनिटाइजर वापर रहे, फिर भी कुछ ये नहीं हो रहा है। फिर भी लोगों के अंदर में जो डर है वो थोड़ा सा निकलना मांगता है ना। इधर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC राज्य सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 5वीं बार स्थगित होने के बाद कोविड नियमों के बीच पूरी हुई। बढ़ते केसों के साथ कुछ पाबंदियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती। ऐसे में मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करवाने पर जोर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और देश की बात में एक ब्रेक के बाद प्रचार में दिग्गजों ने लगाई अपनी पूरी ताकत। असम के धेमाजी की चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल के बीजेपी के शासनकाल में असम में कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो अशांति आती है, बीजेपी सत्ता में आती है तो विकास आता है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी असम में धुआंधार रैलियां कर रही हैं। आज असम में गोलाघाट में बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, जबकि हमारी कोशिश असम के विकास की है। कांग्रेस की नीति है भेद करो, झगड़ाओ, तोड़ो और राज करो। इन्होंने आसामियों और बंगालियों को झगड़ा है,
इन्होंने प्लेन्स और हिल्स के बीच में झगड़ा कराया, इन्होंने अपर आसाम और लोअर आसाम के बीच में झगड़ा कराया। 5 साल में हमने 5 ब्रिज बनाकर दोनों आसाम को साथ में लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। असम के नेता ऐसे समझिए कि भाजपा असम में एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक माफिया जैसे चल रही है। इनकी अपनी पार्टी में इनके नेताओं का आदर नहीं है। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण देखें, उनकी मीटिंग देखें, तो कहीं एक नेता का नाम लेंगे, कहीं दूसरे नेता का नाम लेंगे। वो ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अपने ही मुख्यमंत्री को ये आदर नहीं दे पा रहे हैं कि उनका नाम घोषित किया जाए। अपनी पार्टी में स्थिरता नहीं है, पार्टी में विभाजन है, तो प्रदेश में स्थिरता कैसे आएगी। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए हैं। जानकारी मिली थी इस इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जब उनकी घेराबंदी की तो उनकी तरफ से गोलीबारी की जाने लगी और उनसे सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो एनकाउंटर में उन्हें मारा गया है। इनके पास से एक AK-47 समेत कुछ हथियार भी मिले हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इस एनकाउंटर को सेना, CRPF और पुलिस की साझा टीम ने अंजाम दिया है। एक ब्रेक के बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात, देखेंगे किसका चला जादू। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान सभी भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, अभिनेताओं और तकनीकी कलाकारों के नाम का ऐलान किया गया। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के अभिनय वाली फिल्म छिछोरे को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्मों में अभिनय को देखते हुए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 अभिनेताओं को दिया जाएगा। भोसले फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी और तमिल फिल्म असुरम के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए चुना गया है। देश की बात में इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।